सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम शुरू करें उससे पहले हम एक लेटर आपके समक्ष पढ़ना चाहते हैं। लेबर मिनिस्टर, स्टेट एंड प्रिज्म ऑफ लॉ 1942-52। In the decade spanning 1942 to 52, labor was represented consecutively by ministers whose social origins lay in Dalit laboring castes. Dr. B.R. Ambedkar from the Mahar caste was the labor member of Governors General Executive Council from 1942 to 46, यानी कि 1942 से 46 तक बाबा साहब लेबर मिनिस्टर के रूप में, लेबर मेंबर के रूप में गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 5 साल लगातार रहे हैं। और ये वो दौर था जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी कि क्रिटिकल कंडीशन में बाबा साहब ने ये पद बखूबी संभाला था। एंड जगजीवन राम फ्रॉम द चमार कास्ट सर्व्ड एज लेबर मिनिस्टर फ्रॉम 1946 टू 1952। 1946 से 1952 तक जगजीवन राम, जो कि चमार जाति से बिलोंग करते थे, वो लेबर मिनिस्टर के रूप में कार्यरत रहे। दे शेयर्ड एन इंटरेस्ट इन द मोबिलाइजेशन ऑफ दलित्स एंड लेबरिंग क्लासेज इन 1930s बट डिफर्ड रेडिकली इन देयर पॉलिटिकल आउटलुक। यानी कि बाबा साहब और जगजीवन राम के कार्यशैली में अगर देखा जाए तो काफ़ी जो राजनीतिक नज़रिया था उसमें काफ़ी डिफरेंस था। अंबेडकर ज्वाइंड द वाइसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लेबर मेंबर व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। जब भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया गया उस समय बाबा साहब ने 1942 में लेबर मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रूप में ज्वाइन किया था। अनलाइक अंबेडकर, राम अर्थात जगजीवन राम कंडक्टेड हिज पॉलिटिक्स वाई रिमेनिंग विद इन द नेशनल मेन स्ट्रीम ऑफ द कांग्रेस। यानी कि उसके बाद जगजीवन राम ने कांग्रेस में मेन स्ट्रीम के रूप में कांग्रेस में कार्य किया। और ये महत्वपूर्ण बात हमने इसलिए आपको बताई, इसका संदर्भ हम देना चाहते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, जहाँ पर भी है जरूरी है। तो अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय है भारत के भावी संविधान में श्रमिकों के राजनीतिक अधिकारों को प्रधानता देनी होगी। अभी अभी हमने आपको बाबा साहब का कुछ इतिहास बताया, उसी पर आधारित आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश है। सम्मानित साथियों, अगर आप अंत तक वॉच करेंगे तो निश्चित रूप से आज आप जान पाएंगे कि हमने वो संदर्भ क्यों दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 400 पर यहाँ पर बाबा साहब का ये क्रांतिकारी स्पीच है। बाबा साहब के ही शब्दों में हम लेकर उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। एम रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पेरम्बूर के अपने दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में मान पत्र दिया गया। ये कार्यक्रम 23 सितंबर 1944 की शाम को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सी कृष्णमूर्ति कर रहे थे। शिव सुब्रमण्यम ने मानपत्र पढ़ा। उस यूनियन में जो अस्पृश्य श्रमिक थे उनकी ओर से दूसरा मानपत्र दिया गया, जो अध्यक्ष ने पढ़कर सुनाया। दोनों मानपत्रों को जवाब देते हुए बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, ये सुनना बेहद जरूरी है। मद्रास प्रांत बेकार धार्मिक धारणाओं का गढ़ है, लेकिन आज जिन लोगों की ओर से उस सभा का आयोजन किया गया है उसमें यूरोपियन, ईसाई, एंग्लो इंडियन, हिंदू, मुसलमान, अस्पृश्य, ईसाई आदि धर्मों के मजदूर और अधिकारी हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है कि दरिद्रता सबको बांधने वाली डोर है। आप सभी कामगार अगर एकजुट होकर रहो तो आप अपना दरिद्रता भरा जीवन खत्म करने की राह पर
आगे बढ़ सकते हैं। महायुद्ध खत्म होने के बाद भारत को अधिक राजनीतिक अधिकार मिलने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बेहक पूरी तरह औरों के हाथ जाने के बजाय उसमें मजदूरों को भी बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। ये बात बाबा साहब 23 सितंबर 1944 को बोल रहे हैं, जिस समय बाबा साहब गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। क्यों बाबा साहब कहते हैं? क्योंकि राजनीतिक सत्ता के सहारे किसी वर्ग को संपूर्ण प्रगति हासिल करना आसान होता है। इसीलिए श्रमिक वर्ग को ट्रेड यूनियन के आंदोलन को जारी रखते हुए भारत को जो अधिकार मिलने वाले हैं वे उपनिवेश के हों, उसके लिए आंदोलन किया जाना चाहिए। भारत के संविधान में श्रमिकों के जो हक दर्ज किए जाएंगे उनमें राजनीतिक अधिकारों को प्रधानता दी जानी चाहिए। सामान्य साथियों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाबा साहब मेंबर ऑफ गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेबर मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इस समय गवर्नर की, बावजूद इसके मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, कामगारों को, मजदूरों को कि यदि आप वास्तव में अपने अधिकारों को चाहते हैं तो आपको एकजुट रहना होगा, एकजुट रह के आंदोलन करना होगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। भारत के संविधान में श्रमिकों के जो हक दर्ज किए जाएंगे उनमें राजनीतिक अधिकारों को प्रधानता दी जानी चाहिए। केंद्रीय विधिमंडल में 50% और प्रांतीय विधिमंडल में 30% जगह श्रमिकों के लिए आरक्षित रखी जानी चाहिए। इसके लिए आप आंदोलन करें। बाबा साहब कहते हैं मेरे पास मजदूर विभाग है, इस विभाग को सुव्यवस्थित करना चाहता हूं, मजदूरों का अधिक से अधिक कल्याण हो, ये मेरा लक्ष्य है। यहीं पर अब हम आपको बताएं, वीडियो के स्टार्टिंग में, अंबेडकर संदेश के स्टार्टिंग में हमने वो पूरी प्रक्रिया बताई जब बाबा साहब का किन परिस्थितियों में लेबर मेंबर ऑफ गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने हैं बाबा साहब, वो हमने आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण गूगल पर सर्च करके दिखाया। सम्मानित साथियों, आप भी सर्च करेंगे तो यही चीज निकलकर सामने आएगी। यानी कि बाबा साहब उस समय लेबर मेंबर बने थे गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिस समय परिस्थितियां विषम थी, और वो 5 साल बाबा साहब का जो कार्यकाल रहा 1942 से 1946 तक, निश्चित रूप से ऐतिहासिक रहा, मील का पत्थर रहा, साबित हुआ। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि आज जो 8 घंटे की जो बात होती है, चाहे जो भी कामगार हो, तो वो अधिकार बाबा साहब की देन है। सम्मानित साथी, इसलिए हम कहते हैं बाबा साहब ने सिर्फ अस्पृश्यों के लिए नहीं किया, बल्कि हर वो कामगार, हर वो कर्मचारी वर्ग, हर किसी के लिए बाबा साहब ने बहुत प्रयास किया और सार्थक दिशा में कदम उठाया। आज उसका परिणाम, उसके फल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि इस विभाग को हम सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, और ये 1944 का स्पीच है। यानी कि बाबा साहब ने न सिर्फ कहा बल्कि करके दिखाया भी। बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्य मजदूरों को उद्देश्य कर बाबा साहब ने कहा, रेल, पोस्ट और तार यंत्र विभाग में 13% जगह आरक्षित रखने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन अस्पृश्य की शिक्षा की प्रगति के कारण 8.1/3% जगह अस्पृश्य वर्ग के हिस्से आती हैं। इसलिए अस्पृश्य वर्ग में शिक्षा के क्षेत्र में ये त्वरित हो और पूरे 13% का समाज को फायदा मिलना चाहिए। तो इस तरह से बाबा साहब ने यहाँ पर एज अ लेबर मेंबर के रूप में भी अपनी बात को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जो अस्पृश्य मजदूर हैं, कामगार हैं, अस्पृश्य वर्ग है, उन्हें 13% आरक्षण, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, समाज को फायदा मिलना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट तौर पर बाबा साहब कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संघीय शक्ति के महत्व पर क्या कुछ कहा है, आप अपने विचारों को दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब का लक्ष्य क्या है? आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश सारगर्भित रहा, लेकिन एक बड़ा संदेश देने में कामयाब आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। और ऐसे में
आपको निश्चित रूप से आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और खासकर यदि हमारे आपके संपर्क में कामगार लोग जुड़े हैं तो उनको जरूर ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि वो समझें कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप इस समय निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज करने के बाद निर्माण कार्य जारी है, लेकिन धीमी गति से चल रहा है। यदि आपका अमूल्य योगदान होगा तो इसमें तेज गति से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सामान्य साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपना मूल्य योगदान जरूर करेंगे। इस तरह का वैचारिकी सेंटर का लक्ष्य है बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता क्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। अब दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज।